हेलो गाइस, मैं यश अरोड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4, भारत के विदेश संबंध, पार्ट फर्स्ट। गुट निरपेक्षता की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वयं में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है स्वयं में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। इस समय पूरे ही विश्व में आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन किसको लेकर चल रहा था? ये आंदोलन आज़ादी को लेकर चल रहा था। आज़ादी किससे चाहते थे? आज़ादी उन देशों से चाहते थे जिन देशों ने उन पर कब्जा कर रखा था, तो उन देशों से आज़ादी चाहते थे। समूचे विश्व में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है, पहले आप समझिए उपनिवेश का मतलब क्या होता है। उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, और उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश पे किसी दूसरे देश द्वारा कब्जा कर लेना, इसे बोलते हैं उपनिवेशवाद। और जो कब्जा करता है वो ये सोचता है, उसकी ये धारणा होती है, मतलब उसकी ये मानना होता है कि ये काम जो उसने किया है वो एक अच्छा काम है, मतलब किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेने को वो अच्छा मानते हैं। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी साम्राज्य पे किसी दूसरे देश द्वारा कब्जा कर लेना, इसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था पूरी दुनिया में। इनसे वो आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि दूसरे देश पे कब्जा कर रखा है, तो वो तो चाहेंगे ना कि हमें आज़ादी मिले, तो वही आज़ादी चाहते थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का भाग था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने ऊपर पढ़ा कि भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन जो है वो विश्वव्यापी संघर्ष का एक भाग था, यानी पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहा था उसका एक भाग था। इस आंदोलन का असर एशिया तथा अफ्रीका के नए मुक्ति आंदोलनों पर पड़ा। ये जो आंदोलन था इसका असर ना एशिया और अफ्रीका के नई मुक्ति जो आंदोलन थे उन पे पड़ा। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता विश्व के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। आज़ादी मिलने से पहले भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो विश्व के अन्य उपनिवेशों यानी कॉलोनी में मुक्ति संग्राम चला रहे, यानी मुक्ति के लिए जो संग्राम चला रहे थे उन नेताओं के संपर्क में थे, यानी उनसे संपर्क में आज़ादी मिलने से पहले ही आ चुके थे। ये सभी नेता अंत में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। ये जो सारे नेता थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे, वो सभी नेता अंत में क्या कर रहे थे? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे। इनसे आज़ादी चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके देश में उन्हें आज़ादी मिल जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। इससे हमें साफ साफ पता लग जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन यानी जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय भारत के जो संबंध है विदेशों में रह रहे जो भारतीय उनसे बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक है। किसी भी राष्ट्र की अगर तुम्हें विदेश नीति जाननी है तो उसकी अंदरूनी और बाहरी सरोकारों से पता लग जाता है उसकी विदेश नीति, जो उसके राष्ट्रीय हितों को बयान करती है, जो उसके जो राष्ट्रीय हित है उसे बताती है, बयान करती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था उनका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ा। भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो लड़ाई कर रहे थे उनके जो उदात्त विचार थे, यानी उनके जो विचार थे, उनका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ा है। भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस वक्त शीत युद्ध का दौर भी आरंभ हो चुका था। भारत को जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय शीत युद्ध का दौर भी आरंभ हो चुका था, यानी शीत युद्ध शुरू हो चुका था। शीत युद्ध के बारे में मैंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। शीत युद्ध वो युद्ध होता है जो ठंडा युद्ध होता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। ऐसा युद्ध जो तनाव से बड़ी स्थिति उत्पन्न कर देता है, ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमला कर सकता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं शीत युद्ध। अब हम पढ़ेंगे नेहरू की भूमिका। नेहरू की क्या भूमिका थी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत के जो प्रथम वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। और प्रधानमंत्री तो थे ही, उसके साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने 1946 से 1964 तक भारत की विदेश नीति की रचना की, यानी भारत की विदेश नीति बनाई और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला, अपने काम पे गहरा प्रभाव भी डाला। अब हम पढ़ेंगे नेहरू जी के उद्देश्य। नेहरू जी के क्या क्या उद्देश्य थे? तो पहला उद्देश्य गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना। गुटनिरपेक्षता की जो नीति बनाई गई है उनका पालन किया जाए, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल न होना था। देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति जो है उसमें एक अलग से हमने देखी, पहले था सोवियत संघ था, अमेरिका था, और अब गुटनिरपेक्षता 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। ठीक है, जो इस कैटेगरी में गुटनिरपेक्षता वाला वो दूसरे से मदद तो ले सकता है, पर दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो इस ग्रुप में ऐड है। तो इसके तहत अमेरिका और सोवियत संघ के जो सैन्य गठबंधन है हम उसमें भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा तो ये अलग ग्रुप है ना। तो भारत कह रही हूँ, वो थे नेहरू जी, वो क्या चाहते थे कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जाए और जिसके तहत अमेरिका और सोवियत संघ के किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल ना हो। तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, जल्दी से जल्दी अपना आर्थिक विकास करना और दूसरे राष्ट्रों के साथ सहायतापूर्ण रिश्ते कायम करना। दूसरे राष्ट्रों के साथ सहायतापूर्ण यानी अच्छे रिश्ते, दूसरे राष्ट्रों की हेल्प करते हैं हम आगे बढ़े, अच्छे रिश्ते कायम करें। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी जैसे हमारा देश मिला जुला है ऐसे ही मिला जुला रहे, खंडित ना हो जाए, इसके भाग ना हो जाए। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना और दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना। जो ने इतनी कोशिश के साथ संप्रभुता पाई है उसका ध्यान रखना और दूसरे राष्ट्रों की जो संप्रभुता उसका सम्मान करना। उन दिनों देश में कुछ पार्टियों समूह ऐसे भी थे जो विश्वास करते थे कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ अधिक नज़दीकी बनानी चाहिए। उस समय कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो सोचती थी, उनका विश्वास था कि अमेरिका से हमें नज़दीकी बनानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस खेमे यानी इस ग्रुप की जो प्रतिष्ठा है वो लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित है। ये जो विचारधारा थी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी थी। ये वो भी ऐसा ही सोचते थे कि हमें अमेरिका से नज़दीकी बनानी चाहिए। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टी का भी मानना था कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका के पक्ष में अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थी। ऐसी जो विचारधारा रखने वाली थी उनमें भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। परंतु विशेष नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को अच्छी बढ़त प्राप्त थी। परंतु जो विशेष नीति थी उसको तैयार करने के मामले में नेहरू को अच्छी बढ़त प्राप्त थी, यानी नेहरू जी अच्छी तरह से विदेश नीति बना सकते थे। 2 खेमों से दूरी। स्वतंत्र भारत ने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना संजोया था और इस सपने को पूरा करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। स्वतंत्र भारत ने विदेश नीति में शांतिपूर्ण, जो उसकी विदेश नीति उसमें शांतिपूर्ण विश्व का सपना संजोया था, यानी वो चाहता था कि पूरा विश्व शांति में हो, बिल्कुल शांति, ऐसा विश्व भारत चाहता था। और इस सपने को पूरा करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन भी किया है। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने का प्रयत्न किया और संयुक्त संघ शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। भारत ने शीत युद्ध के कारण जो उत्पन्न तनाव था उसको कम करने की कोशिश की और संयुक्त संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भी भेजी। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। संतुलन साधने का एक कठिन प्रयास था। देखिए जो वो हमारी कोशिश थी ये बहुत कठिन प्रयास था, मतलब बहुत कठिन प्रयास किया गया भारत द्वारा, और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ सध भी नहीं पाता था
और कभी कभी क्या होता है, संतुलन बहुत कुछ सध भी नहीं पाता था, यानी जैसा हम बैलेंस चाहते थे, संतुलन साधना चाहते थे, वैसा साध भी नहीं पाते, कई बार प्रॉब्लम आ जाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल भी है यहाँ पे देखिए, 1956 में जब ब्रिटेन ने सवेन नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव उपनिवेशिक हमले के खिलाफ विश्वव्यापी विरोध का नेतृत्व किया। जब ब्रिटेन ने सवेन नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तब भारत ने कैसा रिएक्ट किया? भारत ने विश्वव्यापी विरोध का नेतृत्व भी किया। एक तो विरोध किया, उसका नेतृत्व भी भारत ने ही किया। सोवियत संघ द्वारा हमला होगा, तो देखिए क्या करता है भारत। इसी वर्ष सोवियत संघ द्वारा हंगरी पर आक्रमण किया गया, परंतु भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा ना, कभी कभी तो संतुलन सध भी जाता, कई बार तो संतुलन साधने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब ब्रिटेन ने हमला किया, तब तो भारत ने रिएक्ट कर लिया, सब कुछ सही कर लिया, संभाल लिया। बट इस बार जब सोवियत संघ द्वारा हमला किया गया हंगरी पर, तो भारत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सार्वजनिक निंदा नहीं की भारत ने। तो ऐसे ही कभी कभी संतुलन सध जाता है और कई बार संतुलन साधने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपना स्वतंत्र रवैया अपनाया। ठीक है, ऐसी स्थिति आने के बावजूद भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामले पर अपना स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। उसे दोनों खेमों के जो देश थे, उन्होंने सहायता भी की, हेल्प भी की और अनुदान भी दिए। भारत अभी अन्य विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था। देखिए जो भारत ने वो बनाई है गुटनिरपेक्षता की नीति, उसमें विकासशील देश ऐड हुए हैं, जो भी विकास कर रहे हैं उन देशों को भारत आश्वस्त कर रहा था, यानी उन्हें अभी भरोसा ही दिला रहा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होगा। जो पाकिस्तान है, देखिए हमने तो गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई है, तो हम तो अमेरिकी सोवियत संघ खेमे में ऐड नहीं हो सकते। मैं जो पाकिस्तान है उसने ऐसी कोई भी ग्रुप खेमा नहीं बनाया, यानी कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, तो पाकिस्तान तो ऐड हो सकता है। तो पाकिस्तान अमेरिका सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ था। इस कारण 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंध में खटास पैदा हो गई। इस कारण क्या हुआ, 1950 के दशक में भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उनमें खटास आ गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाखुश था। देखिए पहले क्या होता है, पाकिस्तान सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया, तो इससे क्या हुआ, भारत और अमेरिका और भारत के संबंध में खटास आ गई। और जब भारत जो है सोवियत संघ से नजदीकी अपनी बरार है, तो इससे अमेरिका नाखुश था। मतलब जब पाकिस्तान ऐड होता है अमेरिका में, अमेरिका के सैन्य गठबंधन में, तो खटास आती है किन के संबंध में, अमेरिका और भारत के संबंध में। जब सोवियत संघ से भारत नजदीकी पर आता है, तो अमेरिका नाखुश हो जाता है, इससे अमेरिका नाखुश होता है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। बाय।